वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ से बनने वाले लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनिवार्य प्रश्न पत्र है ये आपके सेकंड सेमेस्टर में। अगर आप हैं BA BSc BCom BSc AG BSc होम साइंस BBA BCA, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनिवार्य प्रश्न पत्र मतलब होता है को करिकुलर कोर्स। तो को करिकुलर कोर्स के रूप में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ, फर्स्ट एड एंड हेल्थ को हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य कहते हैं। तो इससे बनते हैं प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आते हैं। 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आपका आता है, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर में ये सब आपका शामिल होता है। सेकंड सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य आपका को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। आपको ये पढ़ना ही पड़ता है, मतलब इसका पेपर आपको देना ही पड़ता है। आप BA में है, BSc में है, BCom में, सब में है, सभी का सिलेबस वही होता है और सभी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखें, कल तो आपका पेपर लगा हुआ है BU झांसी का, यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का पेपर आपका कल लगा हुआ, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेक्चर। इसके बाद में ये MSc यानी कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी के लिए, MJPRU के लिए, महात्मा ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी जो है रोहिलखंड, उसके लिए, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए, इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा नहीं हुई है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर, ठीक है। और जो कुछ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो गई हैं उनका पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो आप लोग सॉल्व पेपर को कहाँ पर देख पाएंगे? को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर। एक बात फिर से बता दे रहा हूँ, को करिकुलर मास्टर, ठीक है। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल एक मैंने चैनल बनाया है जिस पर आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के, और BA क्रैकर पर भी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के कई वीडियोस मैंने दिए हैं, यूनिट वाइज वहाँ पर पढ़ाया है मैंने, ठीक है। यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे मैंने वहाँ पर पढ़ाने का प्रयास किया चैप्टर वाइज। तो आप BA क्रैकर चैनल पर जाकर के चैप्टर वाइज वीडियो देख पाएंगे। और को करिकुलर चैनल जो है आपका को करिकुलर मास्टर, इस चैनल पर अगर आप जाएंगे तो कई विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करवाए गए हैं, वो आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, ठीक है। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, स्तनपान छुड़ाने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बताएं, स्तनपान छुड़ाने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए भैया? तो स्तनपान धीरे धीरे छुड़ाना चाहिए, बिल्कुल। प्रारंभ में उसे फलों के रस यानी बच्चों को हरी सब्जी आदि धीरे धीरे देनी चाहिए, ताकि जो है वो दुग्धपान से थोड़ा सा उनका जो मोह है वो भंग हो, ठीक है। गर्मी की ऋतु में यथासंभव स्तनपान नहीं छुड़ाना चाहिए। गर्मी के मौसम में स्तनपान नहीं छुड़ाना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों सावधानियां बरतनी चाहिए स्तनपान छुड़ाने में। यानी जब बच्चा छोटा बच्चा जो हो दूध छोटा बच्चा जो होता है अपनी माता का दूध जब पीता है, तो वो एक प्रकार से अगर आप डायरेक्ट छुड़ा देंगे तो दिक्कत होती है, इसीलिए धीरे धीरे करके एक प्रक्रिया के रूप में उसको छुड़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरी साग सब्जी में से किस चीज का सूप या शोरबा बना करके शिशु को दिया जाता है? चुकंदर का, परवल का और लौकी का, इन सभी का आप सूप बना करके या शोरबा या सूप बना करके, शोरबा और सूप मतलब लगभग एक ही चीज होती है, उसको बना करके रस होता है इसका सबका, इन सभी का रस अगर आप बच्चे को देंगे तो दूध से एक प्रकार से थोड़ा सा दूर भागेगा और जो है स्तनपान आप छुड़ा पाएंगी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, स्तनपान नहीं कराना चाहिए जबकि कार्य में व्यस्त हो तब, या माँ सो रही हो तब स्तनपान नहीं कराना चाहिए, माँ संक्रामक रोगों से पीड़ित हो तब, या जब रात्रि मतलब रात्रि में जब शिशु सो रहा हो। देखिए, माँ सो रही तभी बच्चा स्तनपान करता है, बिल्कुल ठीक है। रात्रि में जब शिशु सो रहा होता तब भी, कार्य में व्यस्त हो तब भी, एक प्रकार से आप देखते हैं जो है वो सब क्या बोलते हैं, जो डब्बे वाला दूध होता है वो लोग आजकल तो पिलाने लगे हैं। तो ये माँ जब संक्रामक रोग से पीड़ित हो उस दौरान स्तनपान नहीं कराना चाहिए बच्ची को, मतलब बच्चे को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिशुओं को विभिन्न टीके लगाए जाते हैं। शिशुओं को विभिन्न टीके लगाए जाते हैं विभिन्न रोगों से बचाव के लिए, ठीक है, ताकि कोई रोग ना हो। अगला क्वेश्चन है, अपरिपक्व शिशु के वे कहलाते हैं जिनका वजन इससे कम होता है, किससे? अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं जिनका वजन 3 किलोग्राम से कम होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिकेटी रोजरी किस रोग का लक्षण है? रिकेटी रोजरी जो है सूखा रोग यानी अस्थि विकृति का लक्षण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अस्थि विकृति या सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से सूखा या अस्थि विकृति का रोग, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ठीक है। ऐसे ही कई विटामिन और हैं आपकी,
विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। तो विटामिन ई जो होती है अगर उसको आपका सेवन करें तो आप हमेशा हरे भरे ताजे रहेंगे। क्लियर? चलें आगे देखिएगा, मतलब कि हमेशा युवा अवस्था आपकी थोड़ी बहुत बनी रहेगी, मतलब युवा अवस्था बनी रहेगी। अगर आप देख रहे हैं, मतलब अगर आप बुढ़े नहीं होना चाहते तो विटामिन ई का सेवन ज़्यादा ना करें, लेकिन हाँ विटामिन ए का सेवन थोड़ा बहुत मात्रा में एक अपने शरीर के अकॉर्डिंग करें। ठीक है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? बीसीजी का जो टीका होता है तपेदिक यानी टीबी रोग के लिए बचाव करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद बच्चे का रोना आवश्यक है क्योंकि? बच्चे का रोना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रोने से फेफड़े जो होते हैं वो फैल जाते हैं और बच्चे का जो श्वसन होता है वो प्रारंभ हो जाता है। इस कारण से जो भी बच्चा पैदा होता है पहली बार वो रोता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, प्रारंभ से ही शिशु को कहाँ सुलाना चाहिए? तो अलग पालने में बच्चे को सुलाना चाहिए, माँ के साथ नहीं, अलग पालने में उसको सुलाना चाहिए प्रारंभ से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु को जन्म के पश्चात प्रथम रोग प्रतिरोधक टीका लगाया जाता है कौन सा? बीसीजी का टीका लगाया जाता है सबसे पहले बच्चे को। क्लियर, ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। अगला क्वेश्चन से, तरल पूरक पदार्थ मतलब कि तरल पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। तरल पूरक भोज्य पदार्थ इनमें से कौन नहीं है भैया? देखें, दलिया जो है तरल पूरक भोज्य पदार्थ नहीं, बाकी जूस, दूध और जल हैं। वैसे दूध को एक प्रकार से पूरक पदार्थ कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, अकेले दूध को। अगला प्रश्न, शिशु को पूरक आहार देना चाहिए। शिशु को पूरक आहार कब तक देना चाहिए भैया? तो शिशु को 4 माह की आयु तक पूरक आहार देना चाहिए। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गर्म या उबलते द्रव अथवा उसके वाष्प के संपर्क से होने वाले घाव को क्या कहते हैं? तो गर्म या उबलते द्रव अथवा उसके वाष्प के संपर्क में होने वाले घाव को स्कॉल्ड कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गर्म तपती हुई वस्तु के संपर्क के द्वारा शरीर की त्वचा और भीतरी ऊतकों के प्रभावित होने को क्या कहते हैं? तो किसी गर्म तपती हुई वस्तु के संपर्क द्वारा शरीर की त्वचा और भीतरी ऊतकों के प्रभावित होने को जलना कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, त्वचा निम्न में से किसके संपर्क में आने पर जलती है? तो गर्म ठोस वस्तु के संपर्क में आने से जल जाती है, गर्म द्रव या भाप से जल जाती है, और इसके अलावा सूर्य की रोशनी से भी जल जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, यानी इन सभी से जल सकती है त्वचा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, त्वचा निम्न में से किससे नहीं जलती है? देखिए, अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा जल सकती है, विद्युत उपकरण से भी जल सकती है, एक्सरे या रेडियम से भी जल सकती है, बर्फीले पानी से नहीं जल सकती। मतलब बर्फीले पानी से नहीं, बर्फ अगर बहुत देर तक आप रखेंगे तो जल सकती त्वचा। बर्फीले पानी जो आप लोग पीते हैं, बर्फीले पानी, उससे नहीं जलती त्वचा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, जलने और झुलसने में क्या होता है भैया? अंतर होता है। जलने और झुलसने में अंतर होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पागल कुत्ता काटने की बीमारी, पागल कुत्ता अगर आपको काट ले तो कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मधुमक्खी और बर्र। मधुमक्खी या बर्र माने होता है ततैया, या जिसको आप बर्रे बोलते हैं, हाड़ा बोलते हैं अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो मधुमक्खी या बर्र जो डंक से काटते हैं, वो छेदते हैं, जिसको बोलते हैं छेदना। तो डंक से मधुमक्खी, बर्र, बीछी, ये सब आपके को छेदते हैं। ठीक है, डंक से, चूंकि इनके पास डंक होता है। अगला प्रश्न, मलेरिया और पीत ज्वर होता है। मलेरिया और पीत ज्वर जो होता है मच्छरों के काटने से होता है, मकड़ी के काटने से नहीं होता, ना बिच्छू के काटने से, ना सांप के काटने से, मच्छरों के काटने से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शीत क्षति का क्या कारण है? बताएं। शीत क्षति का कारण क्या होता है? अत्यधिक ठंड के कारण से त्वचीय सतही क्षति, बिल्कुल। इसके अलावा इसकी की छड़ी को लंबे समय तक पकड़े रहने से, पाँव में तंग मोजे या जूते पहनने से भी एक प्रकार से शीत क्षति हो सकती है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, डूबना है। डूबना क्या है भैया? डूबना देखें, डूबना नदी, तालाब या कुएं में गिरना, ये डूबना होता है। श्वास लेने में असमर्थता अगर है तो भी डूबना होगा। पानी श्वास मार्ग के फेफड़ों में पहुंचना, तो ये भी डूबने के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, तो डूबने में सारी क्रियाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी स्थितियां। अगला प्रश्न है, डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालकर क्या प्राथमिक उपचार देंगे आप? तो डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाल करके आप क्या करेंगे? उसकी कृत्रिम श्वसन, मतलब कि उसको सीपीआर देंगे, कृत्रिम श्वसन देंगे, हृदय की मालिश करेंगे, डॉक्टर के पास भेजेंगे। तीनों स्थिति, मतलब तीनों काम कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कृत्रिम श्वसन की विधि नहीं है इनमें से।
कृत्रिम श्वसन की विधि कौन सी नहीं है? देखें, होल्गर नीलसन विधि कृत्रिम श्वसन की विधि है, सिल्वेस्टर विधि भी और सेफर विधि, ये सब विधियां कृत्रिम श्वसन की है, जबकि मेयर विधि नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है। आगे देखें, चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है ये श्वसन में सहायता करता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है भैया? लगभग 15 से 18 बार। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनुष्य की श्वास नालिका का निर्माण होता है, मनुष्य की श्वास नालिका का निर्माण सी आकार की उपास्थि से होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हृदय बना होता है, बताएं। हृदय बना होता है, हृदय जो होता है आपका वो अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रक्त के कार्य हैं, रक्त का कार्य क्या होता है भैया? रोगों से सुरक्षा करना, ठीक है, रोगों से सुरक्षा करना रक्त का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा रक्त थक्का जमना और शरीर की स्वच्छता, ये सभी काम होता है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में सामान्यतः हृदय धड़कता है प्रति मिनट, मनुष्य में हृदय जो होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है भैया? तो 72 से 75 बार धड़कता है 1 मिनट में मनुष्य का हृदय। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त को हृदय से विभिन्न रोगों की मतलब विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली शिराएं, मतलब बताएं ग्रंथि, रक्त को फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताइए, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली है, इनमें से धमनियां जो होती हैं ऐसा करती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है, परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है। देखिए, रक्त, हृदय, धमनी और शिरा ये सब परिसंचरण तंत्र के अंग हैं, गुर्दे जो हैं ये उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग होता है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है धमनियों में, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसमें कपाट होता है, बताएं, कपाट किसमें होता है भैया? किसमें कपाट होता है? तो सिराओं में कपाट होता है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फूड पॉइजनिंग का प्रमुख कारण कौन सा है? फूड पॉइजनिंग का प्रमुख कारण कौन सा भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूड पॉइजनिंग का कौन सा कारण है? फास्ट फूड, विषाणु या कच्चे माल, बताएं। तो फूड पॉइजनिंग का इनमें से कारण कौन सा है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जो होता है फूड पॉइजनिंग का प्रमुख कारण है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र बना होता है किससे? तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है भैया? तंत्रिका तंत्र जो होता है आपका ये किससे बनता है? तंत्रिकाओं से, रीढ़ की हड्डी से और मस्तिष्क से, इन सभी से बनता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्छा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, सभी लोग देखेंगे। मूर्छा का एक रूप है, बताएं, मूर्छा का एक रूप, मूर्छा का एक रूप इनमें से कौन सा है भाई? देखें सभी लोग, फटाफट से आप बताएंगे। बेहोशी की हालत जो है मूर्छा का एक रूप है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हड्डी टूटने का सामान्य कारण कौन सा है? तो हड्डी टूटने का सामान्य कारण होता है गुमचोट, ऊंचाई से गिरना और मतलब मोटर वाहन के द्वारा दुर्घटना, इन सभी के द्वारा हड्डी टूट सकती है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मामूली घाव आमतौर पर होते हैं, मामूली घाव आमतौर पर कैसे होते हैं भैया? तो मामूली घाव आमतौर पर होते हैं कैसे? गंभीर नहीं होते हैं, ठीक है। मामूली घाव आमतौर पर कैसे होते हैं? गंभीर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। रक्तस्राव को क्या कहते हैं, बताएं? रक्तस्राव को क्या कहा जाता है? रक्तस्राव को रक्त का निकलना ही रक्तस्राव कहलाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? तो परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है भैया? देखिए इनमें से, देखिए हृदय जो होता है परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सार ऑप्शन सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी के गरारे करने से क्या होता है? तो गर्म पानी के गरारे करने से सूजन कम होती है और संक्रमण कम होता है, सी ऑप्शन ए और बी दोनों होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मेरुदंड को संकेत प्राप्त होते हैं, मेरुदंड को संकेत प्राप्त होते कहाँ से भाई? मस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। एचआईवी की उत्पत्ति हुई है, बताइएगा एचआईवी की उत्पत्ति किससे हुई है? एचआईवी की उत्पत्ति चिंपैंजी से हुई है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन मतलब कि अगला प्रश्न है, 24 घंटों में कितना मूत्र का निर्माण होता है? 24 घंटे में कितना मूत्र का निर्माण होता है? तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है 24 घंटे में, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न, गर्भपात कराने की समय सीमा, गर्भपात कराने की जो मतलब कि गर्भपात कराने की जो समय सीमा है वो कौन सी है भाई? वो आपकी 24 सप्ताह से कम होना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पैनिक अटैक के समय एक व्यक्ति में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं? पैनिक अटैक में किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं एक व्यक्ति में? तो कैसे दिखाई पड़ते हैं भैया? जी मिचलाना, ठंड लगना और छाती में दर्द होना, ये सब पैनिक अटैक में लक्षण दिखाई देने लगते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सिजेरियन प्रसव या सिजेरियन बर्थ के समय बच्चे में किस तरह का रिस्क होता है? तो इस दौरान किस तरह का रिस्क होता है भाई? तो उसमें रिस्क होता है जीवन भर के लिए खतरनाक जख्म, सांस लेने में तकलीफ और ब्रेस्ट फीडिंग की समस्या। इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताएं, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं भैया? फटाफट से आप बताएंगे। तो भूकंप आपका प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, रेल दुर्घटनाएं जो होती हैं ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख आँख से किसी बाहरी चीज को बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो देखिए, आँख से किसी बाहरी चीज को बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? बताएं, तो क्या करना चाहिए भैया? इसके लिए ऑक्सीजन की कमी पूरी करने मतलब पूरी करने के लिए ऐसा किया जाता है, निकालने के लिए आपको ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आपको करना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को समझा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करें। प्रश्न है, शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो एक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। टाइफाइड के फैलने का वाहक कौन होता है? तो टाइफाइड फैलाने का वाहक होता है भोजन का पानी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग में ज्वर होता है, क्षय रोग में ज्वर जो होता है सामान्य होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस पौष्टिक तत्व के खाने से ग्लाइकोजन के भंडार की पूर्ति हो जाती है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा, किस पौष्टिक तत्व के खाने से ग्लाइकोजन के भंडार की पूर्ति हो जाती है? बताइए, तो किसको खाने से? कार्बोहाइड्रेट के खाने से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मोतीझरा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मोतीझरा रोग छोटी आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग अल्पकालिक है परंतु ज्वर बहुत तीव्र होता है इसमें? बताएं, अल्पकालिक इनमें से कौन सा है? देखिए, टाइफाइड लंबा होता है, खसरा भी लंबा, मलेरिया भी लंबा बुखार होता है, लेकिन मतलब कि निमोनिया जो होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है और तीव्र बहुत होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस रोग में संतुलित और पौष्टिक तत्व की अत्यंत आवश्यकता होती है? किस रोग में संतुलित और पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है? मलेरिया में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीरोथेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, येलो फीवर यानी कि पीला ज्वर किससे फैलता है? पीला ज्वर जो होता है वायरस से फैलता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो डेंगू जो होता है ये जो है सी ऑप्शन में दिया है, एड्स एजिप्टी मच्छर से काटने से होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, काला ज्वर किससे फैलता है? काला ज्वर जो होता है किससे फैलता है भाई? काला ज्वर किससे फैलता है? तो काला ज्वर जो होता है ये पैरास्टिक प्रोटोजोआ से फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, काला ज्वर के जो है पैरास्टिक प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जो है लिस्मिना डोनोवनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। संक्रमण रोग को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है? तो 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही है तो क्या करना चाहिए? तो जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही हो उस दौरान आपको तुरंत सीपीआर उसको देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हेमलिच प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? हेमलिच प्रक्रिया का उद्देश्य है पीड़ितों के वायुमार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए हेमलिच प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप धमनी रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं? आप धमनी रक्तस्राव को पहचान सकते हैं, घाव से रक्त का प्रवाह तेजी के साथ होता है इसमें धमनी रक्त में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न सूचीबद्ध करें फास्ट का क्या अर्थ है। फास्ट का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फेस, ए का मतलब होता है आर्म्स, एस का मतलब होता है आपका स्पीच और टी माने होता है टाइम यानी समय, यानी कि चेहरा, हथियार, भाषण और समय। ये ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर ये यही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संपीड़न और कितने श्वास लेना चाहिए, बताएं। वयस्कों की बात हो रही है, तो सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको लगभग जो है 30 संपीड़न और 2 श्वास की आवश्यकता होती है वयस्कों के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से फ्रैक्चर के प्रकार हैं। फ्रैक्चर के प्रकार देखें, खुले फ्रैक्चर, बंद फ्रैक्चर, सरल और जटिल फ्रैक्चर, ये सभी फ्रैक्चर के प्रकार हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, शिशु को ठोस आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताएं। शिशु को ठोस आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूरक आहार कहा जाता है इसका। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, शिशु को ठोस आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पूरक आहार, बिल्कुल, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन के द्वारा उत्पन्न हुए शिशु को दूध पिलाना चाहिए, तो 24 घंटे के बाद, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता होती है, बताएं। निम्नलिखित में से किसके लिए चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता होती है? तो गर्भ निरोधक पैच के लिए, गर्भ निरोधक गोली और सर्वाइकल कैप, इन सभी के लिए चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, पुरुष कंडोम क्या प्रदान करते हैं जो अन्य गर्भ निरोधक नहीं प्रदान करते? तो विफलता की कम से कम संभावना होती पुरुष कंडोम के यूज करने से। एसटीडी के खिलाफ सर्वोत्तम सुरक्षा है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीजेस से आप जो है बच सकते हैं, यानी इससे एड्स वगैरह होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा उपयोग करने के लिए सबसे सस्ता जो है वो पुरुष कंडोम ही होता है। इसका तीनों मतलब कि ये जो है तीनों सभी सुविधाएं मिलती है इससे, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कंडोम के अलावा गर्भ निरोधक की एक अन्य बाधक विधि कौन सी है, बताएं। तो वो होती है डायफ्राम, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर गर्भाशयी उपकरण यानी कि जिसको आईयूडी कहते हैं उपलब्ध है, बताएं। कॉपर टी, हार्मोनल या टाइटेनियम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर टी एंड टाइटेनियम, मतलब कॉपर टी एंड हार्मोनल, इसका ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक गोलियों का दुष्प्रभाव है? गर्भ निरोधक गोलियों का दुष्प्रभाव ये है कि इससे क्या होता है, सिर दर्द होता है, अनियमित रक्तस्राव हो सकता है, और जो है मतली, ये कई सिचुएशन है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक परिवार नियोजन को सही दर्शाता है? तो प्राकृतिक परिवार नियोजन को कौन सही दर्शाता है भैया? देखिए, बेसल तापमान पर नज़र रखना, बिल्कुल, ग्रीवा बलगम में परिवर्तन पर नज़र रखना, और एक कैलेंडर पर मासिक धर्म चक्र को ट्रैक करना, ये तीनों परिवार प्राकृतिक परिवार नियोजन को सही दर्शाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि नसबंदी की अस्थायी विधि है, बताएं। कौन सी विधि नसबंदी की अस्थायी विधि भैया, फटाफट से आप बताएंगे। देखें, तो ट्यूबल नसबंदी और जो है बैक्सेटॉमी, ये दोनों नसबंदी की अस्थायी विधियां हैं। सी ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कॉपर टी का क्या कार्य है? कॉपर टी का क्या काम है? निषेचन को रोकता है, ठीक है। निषेचन यानी निषेचन प्रक्रिया एक होती है, तो निषेचन प्रक्रिया, पुरुष के जब शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलते हैं तो उसी को निषेचन कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को रोकता है कॉपर टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आ चुका है कि उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को प्रतिदिन दूध की आवश्यकता होती है, बताएं। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता होती है? लगभग 400 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को एक दिन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियां कमजोर होने पर, हृदय की मांसपेशियां कमजोर होने पर हृदय का आकार जो होता है बढ़ जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लाल रक्त कण के कोशिका द्रव में एक प्रोटीन वर्णक रहता है जिसे कहते हैं, बताएं। लाल रक्त कण के कोशिका द्रव में एक प्रोटीन वर्णक रहता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिरंजन प्रतिक्रिया के अनुसार कणीय श्वेत रक्त कणों की 3 श्रेणियां होती हैं,
इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे। तो इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है, तो कोशिका द्रव्य नहीं शामिल है, बाकी बैसोफिल, न्यूट्रोफिल और स्नोफिल तीनों शामिल हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट निम्न में से किसके प्रकार हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो हैं ये अकड़ीय श्वेत रक्त कण हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी रोग का आक्रमण, बताएं किसी रोग का आक्रमण होने पर श्वेत कणों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी रोग के आक्रमण के समय श्वेत रक्त कणों की संख्या जो होती है बढ़ जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रक्त का मूल आधार होता है, रक्त का मूल आधार होता है रक्त प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है। रक्त प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रक्त के अकार्बनिक पदार्थों में निम्न में से कौन शामिल है, बताएं रक्त के अकार्बनिक पदार्थों में कौन शामिल है। तो देखें एबिल्यूमिन शामिल है, रक्त प्रोटीन और फाइब्रोनोजन तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन है रक्त के अकार्बनिक पदार्थों में निम्न में से कौन शामिल है। तो रक्त के अकार्बनिक पदार्थों में कौन शामिल है भाई, तो इनमें से एबिल्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, रक्त प्रोटीन, फाइब्रोनोजन ये तीनों चारों शामिल हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रक्त प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थों का परसेंटेज कितना होता है, 0 से 1 मतलब कि 0.9 से 1% होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त प्लाज्मा के अकार्बनिक पदार्थों में निम्न में से कौन सा लवण पाया जाता है, बताएं रक्त प्लाज्मा के अकार्बनिक पदार्थों में से मतलब में निम्न में से कौन सा लवण पाया जाता है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये तीनों पाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको को करिकुलर परीक्षाओं के लिए और आपके थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो उसकी भी वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलेंगी। और इसके बाद में थर्ड सेमेस्टर के और भी सब्जेक्ट की तैयारी वहाँ पर को करिकुलर मास्टर पर तैयारी करवाई जाएगी। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। चलें टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है, टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा को करिकुलर मास्टर चैनल की, तो आप सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है, सल्मोनेला टाइफी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से फेफड़ों की तपेदिक में लक्षण होते हैं। फेफड़ों की तपेदिक में क्या लक्षण होते हैं भैया, देखिए श्वास फूलने लगती है। फेफड़ों की तपेदिक जब होती है तो फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते, ये सभी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से बेरियोला वायरस से फैलता है, बेरियोला वायरस से चेचक फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्षय रोग फैलता है, क्षय रोग जो होता है वो बैसिलस के द्वारा फैलता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तपेदिक के रोगाणु को क्या कहते हैं, तपेदिक को रोगाणु को माइक्रोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये सभी प्रश्न 100% आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से रचना की दृष्टि से कान के प्रमुख भाग हैं, रचना की दृष्टि से कान के प्रमुख भाग हैं 3। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा, अंतः, बाह्य और मध्य। अगला क्वेश्चन है अंतःकरण में स्थित है, अंतःकरण में क्या स्थित है, ध्वनिग्राही अंग जो होते हैं कान में वो अंतःकरण में स्थित होते हैं अंदर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। व्यायाम से लाभ होता है, व्यायाम से क्या लाभ होता है, रक्त संचार अधिक होता है, मांसपेशियां बलिष्ठ होती हैं, कार्य क्षमता और रोग रोधक जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो दोनों सब मजबूत होते हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी लाभ होते हैं। भोजन होना चाहिए कैसा, भोजन व्यक्ति की आयु और कार्य के अनुसार होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मौसम के अनुरूप भी होना चाहिए, संतुलित और पौष्टिक तत्वों वाला भी होना चाहिए, बिल्कुल ये सभी प्रकार के भोजन होने चाहिए। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय क्लिनिक में क्या साज सज्जा होनी चाहिए। विद्यालय क्लिनिक में भार मापने की मशीन, आंखों का परीक्षण करने के लिए नायलन के कार्ड और होम ग्रेन की ऊन, टेप और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, ये सब होना चाहिए। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। घेंघा रोग किस तत्व के अभाव में हो जाता है, बताएं। घेंघा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, किसकी कमी से भैया, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भकालीन डॉक्टरी परीक्षण आवश्यक है, गर्भकालीन डॉक्टरी परीक्षण आवश्यक होता है गर्भकालीन स्वास्थ्य सुधार के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि गर्भावस्था से जो शिशु होता है, गर्भ के अंदर जो शिशु पलता है उसके विकास के लिए, चूंकि प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो
एक प्रकार से मांसपेशी हो गई, और शरीर के बढ़ने में शरीर के जो मांस वांस होते हैं वो प्रोटीन के द्वारा ही निर्मित होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो गर्भ के अंदर शिशु होता है उसके विकास के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होती है, और प्रोटीन की डिमांड भी बढ़ जाती है गर्भावस्था के दौरान। अधिक ऊर्जा लेने का दुष्परिणाम क्या होता है? मोटापा बढ़ जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गर्भावस्था के 6 महीने गर्भावस्था के 6 माह तक होने वाले बच्चों के जन्म को क्या कहते हैं? तो गर्भावस्था के 6 माह तक होने वाले बच्चों को गर्भपात कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में नहीं देना चाहिए। गर्भावस्था में गेहूं का छना आटा नहीं देना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गर्भ का धारण का अनुभवजन्य लक्षण है। गर्भधारण का अनुभवजन्य लक्षण कौन सा है? देखिए, इससे क्या होता है, मासिक धर्म जो है गर्भावस्था के दौरान बंद हो जाता है, जी मिचलाने लगता है, योनि स्राव का अधिक हो जाना, मतलब योनि स्राव जो होता है वो अधिक हो जाता है, ठीक है, चिपचिपा टाइप का, तो वो अधिक हो जाता है गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। मासिक धर्म यानी कि जो मासिक धर्म होता है वो भी बंद हो जाता है, और थोड़ा सा मन में खट्टा खाने का कुछ मन करेगा, जी मिचलाएगा, बट वोमिटिंग टाइप का कुछ, ठीक है। तो ये सब होता है गर्भकालीन अवस्था के दौरान। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गर्भावस्था में भार बढ़ जाता है किसका? गर्भावस्था में जो है गुर्दे का भार बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था में दांत संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है। चूंकि गर्भावस्था में क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और चूंकि दांत जो होते हैं कैल्शियम से ही बनते हैं, कैल्शियम वगैरह के तत्व दांत में पाए जाते हैं, इसीलिए दांतों से संबंधित रोग जो होते हैं वो हो जाते हैं गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी के कारण से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रक्त में किस पौष्टिक तत्व की कमी होती है? तो कैल्शियम की कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसूता को मतलब गर्भाकालीन जो महिला होती है उसको प्रसूता कहा जाता है। तो प्रसूता को लगभग 40 दिन तक विश्राम करने के लिए क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको अधिक से अधिक आराम की आवश्यकता होती है उस दौरान, गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था में जख्म हो जाते हैं, जिससे हमें शारीरिक श्रम से दूर रहना चाहिए, मतलब शारीरिक श्रम करते करते कभी कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है, पेट दर्द होने लगा या फिर और अन्य प्रकार की शरीर में लगे टांके जो होते हैं शरीर के, वो टूट जाते हैं गर्भावस्था के दौरान, तो इस कारण से काम नहीं करना चाहिए। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के समय पूर्वावस्था में आने से पहले लगभग कितना समय लगता है? लगभग 40 दिन का समय लगता है, यानी गर्भावस्था के पूर्वावस्था में आने वाले, मतलब आने में लगभग 40 दिन बाद जो है वो पूर्वावस्था में आती है महिला, मतलब कि जैसे पहले थी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शिशु के नैपकिन या जो पोतड़े मुलायम, मतलब कि पतले मुलायम और सूती कपड़े ही पोतड़े मुलायम व सूती कपड़े के ही क्यों होने चाहिए? तो क्योंकि शिशु की त्वचा जो होती है बहुत नाजुक हो जाती है, इसलिए ऐसे कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। उसकी जो नैपकिन होते हैं या जो पोंछने वाले कपड़े होते हैं वो मुलायम और सूती कपड़े होने चाहिए, ताकि उसकी त्वचा जो है एक प्रकार से पोंछी जाए। चूँकि उनकी त्वचा नाजुक होती है इसलिए ऐसे मुलायम कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इन्फ्लुएंजा रोग से प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा रोग से फुफ्फुस प्रभावित होता है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? हेपेटाइटिस रोग से यकृत प्रभावित होता है, लीवर। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पीत ज्वर का प्रभाव पड़ता है। पीत ज्वर का प्रभाव पड़ता है भैया यकृत यानी लीवर पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, एंथ्रेकस रोग का प्रभाव पड़ता है। एंथ्रेकस रोग का प्रभाव बड़ी आंत पर, त्वचा पर, फुफ्फुस पर, सभी पर पड़ता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टाइफाइड का प्रभाव पड़ता है। टाइफाइड का प्रभाव जो होता है बड़ी आंत पर पड़ता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है? हैजा रोग का प्रभाव छोटी आंत पर पड़ता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। खसरा रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है? खसरा रोग का प्रभाव पड़ता है त्वचा पर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चेचक रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है? चेचक रोग का प्रभाव जो पड़ता है त्वचा पर पड़ता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, ब्यूबोनिक रोग का प्रभाव पड़ता है। ब्यूबोनिक रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है? लसिका ग्रंथि पर पड़ता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मधुमेह रोग का प्रभाव पड़ता है, बताएं मधुमेह रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो मधुमेह रोग का प्रभाव पड़ता है लीवर पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पीलिया रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो पीलिया रोग का प्रभाव भी यकृत यानी लीवर पर पड़ता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु किस रोग का कारक है? तो बैसिलस एंथ्रेसिस रोग जो होता है एंथ्रेकस रोग का कारण करता, मतलब कि कारक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विब्रियो कॉलरी जीवाणु किस रोग का कारक है? विब्रियो कॉलरी जो होता है हैजा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हीमोफिलिस पार्ट्यूसिस जीवाणु, बताएं हीमोफिलिस पार्ट्यूसिस जीवाणु किस रोग का कारक होता है? कुकुर खांसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये।
ए ऑप्शन करेक्ट, मतलब कुकुर खांसी होने की जिम्मेदार जो है हीमोफिलिस पार्ट्यूसिस जीवाणु जो होता है कुकुर खांसी फैलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। आगे बढ़ते हैं, उन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बताएं प्राथमिक सहायता का क्या उद्देश्य है। प्राथमिक सहायता का उद्देश्य होता है कि रोगी की संकटकालीन अवस्था को और अधिक बढ़ने नहीं देना। ठीक है, यही एक प्रकार से प्राथमिक जो है सहायता का उद्देश्य होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्राथमिक सहायता का उद्देश्य क्या होता है, रोगी की संकटकालीन अवस्था को और अधिक बढ़ने नहीं देना। क्लियर, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राथमिक सहायकर्ता के गुण हैं। प्राथमिक सहायकर्ता के गुण में देखिए प्रशिक्षित, आत्मविश्वासी और शीघ्र निर्णय लेने वाला प्राथमिक सहयोगकर्ता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन से प्राथमिक सहायता का सिद्धांत है। प्राथमिक सहायता के सिद्धांत में दुर्घटना कारणों से हटाना, दुर्घटना के जो कारण, दुर्घटना जहाँ पर हुई है वहाँ से हटा दिया जाए, रोगी की सांस रुक जाए तो उसको सीपीआर दिया जाए, पीड़ित की सहायता की जाए, बिल्कुल ये सभी होता है प्राथमिक सहायता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न, सीपीआर प्रक्रिया में क्या शामिल है। सीपीआर प्रक्रिया में क्या होता है, बचाव, श्वास और छाती संपीड़न शामिल है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पट्टी के प्रकार नहीं है। पट्टी का प्रकार नहीं है। देखिए इनमें से जो चौकोर पट्टी होती है, पट्टी नहीं होती है। त्रिकोणाकार पट्टी, लिपटी पट्टी और ट्यूबुलर पट्टी, ये सब पट्टी के प्रकार हैं। चौकोर पट्टी कोई पट्टी का प्रकार नहीं होता। अगला प्रश्न है, पट्टी को गांठ लगाने का तरीका। पट्टी को गांठ लगाने के तरीके में गरन्नी गांठ और रीफ गांठ दोनों प्रकार लगा सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग करते हैं। ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग करते हैं, घायल अंगुलियों को बांधने में ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग करते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक से रक्त आने पर घायल से कह सकते हैं। नाक से रक्त आने पर घायल से क्या कह सकते हैं, मुंह से सांस लें, 10-15 मिनट तक नाक को पिंच करें, उसके व्यक्ति को आगे की ओर झुकने को कहें। तो ये तीनों चीज़ें आप कह सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति में रक्तदाब कितना होता है। सामान्य व्यक्ति में 120 जो है उच्चतम रक्तदाब होता है और इसके ब्लड प्रेशर, और निम्नतम 80 होता है, यानी कि 80/120। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सामान्य व्यक्ति में होता है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किससे प्राप्त होता है। तो हीमोग्लोबिन से, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। रक्त परिभ्रमण का केंद्र स्थल क्या है। रक्त परिभ्रमण का केंद्र स्थल होता है आपका हृदय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शरीर रक्षक कणिकाएं हैं। शरीर रक्षक कणिकाओं में श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है शरीर रक्षक कणिकाएं हैं, यानी WBC, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो विटामिन किसकी आवश्यकता पड़ती है भैया, विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है, इसकी विटामिन के की। अगला क्वेश्चन है, उस विशेष साधारण, मतलब उस विशेष की साधारण स्थिति रक्तदाब से अधिक हो तो क्या कहलाता है। बताएं, सॉरी, उम्र विशेष की, उम्र विशेष की साधारण स्थिति रक्तदाब से अधिक हो तो क्या कहा जाता है उसको क्या कहते हैं भैया, तो उसको कहते हैं उच्च रक्तदाब। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एंटीजन ए तथा बी दोनों प्रकार के एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्राकुंचन रुधिर तथा अनुशिथिलन रुधिर दाब कितने मिमी पारे के दाब के बराबर होता है। बताइए, तो 55 से 80। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। रक्त परिसंचरण संस्थान कितने, मतलब रक्त परिसंचरण संस्थान के कितने अंग हैं। तो रक्त परिसंचरण संस्थान के 4 अंग होते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी RBC का कार्य है। RBC का काम क्या होता है, हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना, विभिन्न प्रकार के प्रतिविष तैयार करना, बिल्कुल शरीर की विभिन्न प्रकार से रक्षा करना, डी ये सभी काम करना। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, परिसंचरण तंत्र का मुख्यतम अंग कौन सा है। हृदय जो है परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगर हृदय ना दिया हो तो फेफड़ा भी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, शरीर के उस तंत्र को क्या कहते हैं जो शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है, उसको परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला लाल रंग का पदार्थ क्या कहलाता है, उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं।
अशुद्ध रक्त कहाँ पर बहता है? तो फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इन्फेक्शन नामक बीमारियां किन कारकों के कारण होती हैं, बताएं। तो इन्फेक्शन नामक बीमारियां जो होती है किन वाहकों के कारण फैलती हैं? पानी और भोजन, वायु, कीट, इन सभी के द्वारा एक प्रकार से ये प्रकार से फैलती हैं। कीट, वायु, पानी और भोजन सभी के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये एसटीडी का पूरा नाम क्या है? ये एसटीडी का पूरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितने फ़ारेनहाइट होता है? तो फ़ारेनहाइट कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसकी फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस तापमान को ही 98.4 फ़ारेनहाइट कहते हैं। अगर इससे बढ़ता है बुखार तो मतलब कि इससे अगर ज़्यादा तापमान हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस यानी 38 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है शरीर का, तो बुखार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीव्र और कम समय वाले बुखार कौन से होते हैं, बताइएगा। तीव्र और कम समय वाले बुखार जो होते हैं फ्लू, वायरल, टाइफाइड और क्षय रोग होते हैं। सी ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, बुखार के वयस्क रोगी के लिए पोषण में प्रतिदिन की कैलोरी कितनी मात्रा में होनी चाहिए, बताइएगा। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताएं। बुखार में वयस्क रोगी के लिए पोषण में प्रतिदिन की कैलोरी कितनी मात्रा होनी चाहिए? लगभग 2700 KCL। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। शरीर का तापमान बढ़ने से शरीर की टूट फूट शुरू हो जाती, किसकी? शरीर के तापमान बढ़ने पर ऊतकों में टूट फूट शुरू हो जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जन होता है, तो ज्वर में पसीने के साथ सोडियम क्लोराइड का उत्सर्जन होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ज्वर की स्थिति में दी जाने वाली वसा है। ज्वर की स्थिति में दी जाने वाली वसा जो होती है उसको बोलते हैं इमल्सीकृत वसा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, 1 फ़ारेनहाइट बुखार पर आधारित चयापचय की दर 7% बढ़ जाती है, ठीक है। 7% चयापचय की दर बढ़ जाती है 1% मतलब 1 फ़ारेनहाइट बुखार होने पर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, ज्वर की स्थिति में प्रोटीन की आवश्यकता सामान्य से अधिक होती है, कितने परसेंट? 50%। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर में यकृत में जमा ग्लाइकोजन कैलोरी की पूर्ति करता है, बिल्कुल डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ज्वर किस रोग में होता है? दीर्घकालीन ज्वर टाइफाइड जो होता है दीर्घकालीन ज्वर होता है, लंबे समय तक होता है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, घायल व्यक्ति का उपचार के लिए स्वयं किसी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना किसी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा का उदाहरण है, बताएं किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा का उदाहरण है? तो ये प्राथमिक चिकित्सा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, प्राथमिक सहायक के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण है, बताइए। प्राथमिक सहायक के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण जो होता है, शांत और चुपचाप रहने वाला, दूर से दूर तक जाने की व्यवस्था को बनाए रखने वाला, तेजी से परंतु निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करने वाला, एक प्रकार से प्राथमिक सहायक के लिए महत्वपूर्ण होता है ये सब गुण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न, घायल को घटनास्थल पर आसपास के लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाई गई मदद कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं? उस मदद को उसको बोलते हैं भैया प्राथमिक सहायता या चिकित्सा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छोटा तथा हाथ में उठाए जाने योग्य बॉक्स को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं किट बॉक्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किट बॉक्स में कौन सी सामग्री होती है? तो किट बॉक्स में क्या होता है भैया? किट बॉक्स में विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ होती हैं, खपच्ची या ब्रेन हड्डी होती है, जीवाणु रहित गेज के टुकड़े होते हैं, ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किट बॉक्स में नहीं होती है, किट बॉक्स में क्या नहीं होती भैया? देखिए, ग्लूकोज का पैकेट किट बॉक्स में नहीं होता है। बाकी डिटॉल स्प्रेड, सेफ्टी पिन और चिमटी, विभिन्न आकार के चिपकने वाले प्लास्टर, ये सब होते हैं। ग्लूकोज का पैकेट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी बॉक्स के आवश्यक घटक हैं। सेफ्टी बॉक्स के आवश्यक घटक में देखें, ORS के पैकेट, विभिन्न आकार का पैड, कैंची और चिमटी, ये सब होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी बॉक्स में मुख्यतया कौन सी दवाएं अवश्य रखी जाती हैं? तो सेफ्टी बॉक्स में एंटीबायोटिक्स, एनालॉक्सिक्स और सिल्वर सल्फाइडाइजीन, ये तीनों दवाएं रखी जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोहनी किस जोड़ का उदाहरण है? तो कोहनी जो होता है कब्जे के जोड़ का उदाहरण है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिन वर्गों के रक्त मिलाए जाने पर समूहन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन वर्गों के रक्त मिलाए जाने पर समूहन होता है उनको असंयोज रक्त वर्ग कहते हैं। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा रक्त वर्ग किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है? तो ओ जो होता है
वो सभी के लिए होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस वर्ग के रक्त को मतलब कि सर्वाधिक सार्विक आदाता बोलते हैं, तो उसको ए बी वर्ग को बोलते हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि सी ऑप्शन होगा ए बी। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों के रक्त में आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? तो जिन व्यक्तियों के रक्त में आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता है उनको आर एच नेगेटिव बोलते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऐसी वाहिकाएं जिनमें रक्त का संचार हृदय के छेपक कोष्ठों से विभिन्न अंगों की ओर होता है उसे कहते हैं, उसे धमनी कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हृदय का आकार होता है, हृदय का आकार शंक्वाकार होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय की दीवार 3 परतों से बनी होती है, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? देखें, हृदय की जो दीवार होती है वो 3 परत, इसमें एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, ये तीनों शामिल हैं। सिंडोकार्डियम नहीं शामिल है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हृदय की सबसे भीतरी परत कौन सी है? हृदय की सबसे भीतरी परत होती है इंडोकार्डियम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय की बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिकार्डियम बोलते हैं, बी ऑप्शन, और बीच वाले को मायोकार्डियम बोलते हैं। देखिए, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ की कई वीडियोस आपको मिलेंगी, और थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुंचेंगे तो कई सारे सब्जेक्ट की तैयारी वहां पर करवाई जाएगी, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलें बताएं, सामान्यतः कौन सी बीमारी बच्चों में पाई जाती है? इनमें से, तो इनमें से कौन सी बीमारी बच्चों में पाई जाती है भैया? देखिए, इनमें से डायरिया, निमोनिया बच्चों में बहुत ज़्यादा मिलती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार धड़कता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चेहरे की कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है भैया? चेहरे में कुल मिलाकर के जो है 14 हड्डियां होती हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक वयस्क व्यक्ति के कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो एक वयस्क व्यक्ति के एक प्रकार से कंकाल में कितनी हड्डियां होती भैया? 206 हड्डियां होती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? तो न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है भैया? न्यूरॉन जो होती है आपकी वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, कंकाल कितने भागों में बटा हुआ होता है? तो कंकाल जो होता है 2 भागों में बटा हुआ होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आहार नाल की लंबाई है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 6 से 9 मीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग फटाफट से आप बताएंगे। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है आपका वो कौन सा है भाई? वो त्वचा होती है शरीर का सबसे बड़ा अंग, दूसरे नंबर पर त्वचा है। अगला प्रश्न, त्वचा में कितनी परतें पाई जाती हैं? तो त्वचा में कितनी परतें होती हैं भैया? त्वचा में 3 परतें होती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संवेदी अंग कौन से हैं इनमें से? देखिए, नाक, कान, त्वचा, जीभ, आंख, ये सब आपके संवेदी अंग हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, एचआईवी संक्रमण के कितने चरण होते हैं? एचआईवी संक्रमण के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ए ऑप्शन 3 चरण। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, गर्भाशय के निचले सिरे को कहते हैं, गर्भाशय के निचले सिरे को क्या कहते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको जो है सर्विक्स बोलते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्क का सबसे बाहरी आवरण, वृक्क का सबसे बाहरी आवरण जो है कांटेकस कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप का पर्यावरणीय प्रभाव बताएं, भूकंप का पर्यावरणीय प्रभाव है, भूकंप का पर्यावरणीय प्रभाव जो है वो आपका ये सभी होता है, सतह दोष, सुनामी, विवर्तनिक उत्थान और अवतलन। अच्छा बताएं, ट्राई एज सबसे अधिक बार आवश्यक है, ट्राई एज जो सबसे अधिक बार आवश्यक है वो कहाँ पर आवश्यक है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ट्राई एज जो होता है वो किसके लिए आवश्यक है? तो वो एक प्रकार से युद्ध के मैदान के पर और खास करके एक महामारी के दौरान, दोनों के लिए ट्राई एज जरूरी है, ए मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, आग लगने का कारण कौन सा इनमें से? देखें, विद्युत परिपथ की खराबी अगर हो जाती है, जो बिजली की लाइन होती है, तार होते हैं, तो उससे लाइट से आग लग सकती है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसलिए गर्मियों में आप देखेंगे लाइट बहुत काटी होगी, इसलिए चूंकि जब गेहूँ था तो इसलिए लाइट बहुत कटी होगी। आगे देखेंगे, चूंकि उससे आग लग सकती है। सूखा आपदा का क्या कारण है? सूखा आपदा, वन विनाश, इस समय देखेंगे आप लोग सूखा पड़ा है, एकदम से जहरीली सूखा है, बहुत ज़बरदस्त सूखा इस समय पड़ रहा है। वन विनाश हो गया है, नदी मार्ग परिवर्तित कर ले, भूमि जल, अगर आपका भूमि जल का अधिक दोहन कर लिया जाएगा तो ये सब स्थितियों में सूखा आपदा हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका कारण जो है हो गया, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। सुनामी लहरों का कारण क्या है? समुद्री भूकंप जो है सुनामी लहरों का कारण है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, जीवन आधार निम्न में से किसे कहा गया है?
तो खनिजों को जीवन आधार कहा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ कब उद्घाटन हुआ इसका? तो उद्घाटन हुआ इसका 14 अगस्त 2004 को, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं भैया? देखें, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सुनामी प्राकृतिक आपदा है। ब्लैकआउट कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस आपदा का नाम बताइए जो भूकंपीय तरंगों के कारण आती हैं। तो उस आपदा का नाम क्या है जो भूकंपीय तरंगों के कारण आती हैं? वो होती है सुनामी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह के साथ रोलिंग प्रभाव भूकंप की लहर पैदा करता है, बताएं। तो एस तरंग पैदा करता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो होनालुलु हवाई में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश में तूफान सामान्यतः आते रहते हैं? यूएसए में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्थूल व्यक्तियों में अधिक होने वाला मानसिक रोग कौन सा है, बताएं। स्थूल व्यक्तियों में अधिक होने वाला जो मानसिक रोग है वो कौन सा है भैया? तो वो होता है आपका हिस्टीरिया, भावात्मक रोग और हृदय रोग, ये तीनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन से, मानसिक रोगों से होने वाले मुख्य नुकसान कौन से हैं? तो मानसिक रोगों से होने वाले मुख्य नुकसान में दुख और जीवन के लिए आनंद में कमी आना, पारिवारिक, सामाजिक और रिश्तों की समस्याएं, गरीबी और बेघरपन, ये सभी चीज आ सकती है, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन लोगों को स्क्रीजोफ्रीनिया मनोरोग अधिक होता है? तो स्क्रीजोफ्रीनिया मनोरोग जो होता है वो चुप रहने वाले लोगों को, अपने में खोए रहने वाले लोगों को और कम मित्र रखने वाले बच्चों को, मतलब लोगों को स्क्रीजोफ्रीनिया मनोरोग होता है, डी ऑप्शन इन सभी को। अगला क्वेश्चन है, मनोरोगों के मुख्य कारण क्या हैं? मनोरोग होने का मुख्य कारण है अनुवांशिकी या जैविक कारण, शारीरिक गठन और व्यक्तित्व, शारीरिक भौतिक कारण, ये कई कारण हैं, डी ऑप्शन ये सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक रोग होने के मनोवैज्ञानिक कारण हैं। मानसिक रोग होने के मनोवैज्ञानिक कारणों में किसी प्रिय वस्तु की मृत्यु हो जाए, आपसी संबंधों में तनाव आ जाए, आर्थिक हानि हो जाए, विवाह हो जाए, तलाक हो जाए, इन सभी स्थितियों में मानसिक रोग होने के चांसेस हो जाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानसिक रोगों के सामाजिक सांस्कृतिक कारण हैं। मानसिक रोगों के बताएं, मानसिक रोगों के सामाजिक सांस्कृतिक कारण कौन से हैं? तो सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियों से दुराव, राजनीतिक, प्राकृतिक और सामाजिक दुर्घटनाएं, सामाजिक बोध और अवरोध, इन सभी कारणों से सांस्कृतिक सामाजिक ये कारण हैं जिससे मनोरोग होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मनोरोगों को उत्पन्न करने या बढ़ने में योगदान रहता है। मनोरोगों को उत्पन्न करने या बढ़ने में योगदान किसका रहता है? तो कार्य निवृत्ति और परीक्षा या प्यार में असफलता, कार्य को खो देना, इन सभी का योगदान रहता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कितना सेवन मनोरोगों की उत्पत्ति का कारण बन सकता है, बताएं। कितना मतलब कि किसका सेवन? तो किसका सेवन भाई, किसका सेवन बताएं, किसका सेवन करने से रोगी मतलब व्यक्ति मनोरोगी हो जाते हैं? तो रासायनिक तत्वों का सेवन करेंगे तो भी, कुछ दवाओं और धातुओं को अगर खाएंगे तो भी, मदिरा और अन्य मादक पदार्थों को लेंगे तो भी आप मानसिक रोगी हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मानसिक रोग है इनमें से? देखिए, डिमेंशिया, अल्जाइमर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब आपके मानसिक रोग हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानसिक रोगों की सूची में शामिल है, मानसिक रोगों की सूची में आपका ऑटिज्म जो है, डिसलेक्सिया, ADHD या पार्किंसंस रोग, ये सब शामिल हैं, डी ऑप्शन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लत संबंधी मनोरोग के उदाहरण हैं। लत संबंधी मनोरोग के उदाहरण में नशे की लत, शराब की लत, शराब और नशे की लत दोनों, डी ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रोग का उदाहरण है। मानसिक रोग का उदाहरण है कमजोर याददाश्त, याददाश्त खो देना, भूलने की बीमारी, ये सब मानसिक रोग के उदाहरण हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बेहोशी के दौरान रोगी की जीभ के पीछे की ओर मुड़ने से वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, इस स्थिति से बचाव हेतु क्या करेंगे आप? तो सिर को एक ओर झुका करके रखें, बिल्कुल सिर को पीछे की ओर जितना झुका सकें झुकाएं, निचले जबड़े के आगे की ओर दबा करके रखें, तो ये सब आप कर सकते हैं, उपरोक्त सभी उपाय करें, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चक्कर आने का क्या कारण है? चक्कर आने का कारण होता है मस्तिष्क में अस्थायी रक्त आपूर्ति जब हो जाती है तो चक्कर आ सकता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन से मिर्गी का क्या लक्षण है? मिर्गी आने का, मिर्गी आने का लक्षण है, देखें, रोगी बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है, रोना चिल्लाना आरंभ कर देता है। दूसरा लक्षण ये होता है कि शरीर कुछ देर के लिए पूर्णतः कड़क हो जाता है। तीसरी बात, दौरे की पूरी ताकत के साथ मतलब दौरे पूरी ताकत के साथ आते हैं, चोट लगने की संभावना भी इसमें हो सकती है। तो ये सभी लक्षण दिखाई पड़ते हैं मिर्गी के दौरान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मधुमेही मूर्छा के क्या लक्षण हैं? मधुमेही मूर्छा के क्या लक्षण हैं? देखिए, अत्यधिक प्यास, अत्यधिक भूख, अत्यधिक मूत्र त्याग, ये सब मधुमेही मूर्छा के लक्षण हैं। डी ऑप्शन ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हृदयघात का लक्षण है, बताएं हृदयघात का क्या लक्षण है? हृदय की मांसपेशियों में कम रक्त आपूर्ति या रक्त आपूर्ति अचानक बंद हो जाना, रोगी के सीने में बाईं और तेज से दर्द होना, अत्यधिक पसीने के साथ त्वचा गीली व ठंडी होने लगती है। तो ये सब हृदयघात का लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण यानी रक्त बहने के कारण से रक्तचाप जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है अत्यधिक रक्त बढ़ने से? तो रक्तचाप जो होता है कम हो जाता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा रक्तस्राव का प्रकार है? रक्तस्राव का प्रकार इनमें से कौन सा है? देखें, बाह्य रक्तस्राव और आंतरिक रक्तस्राव ये दोनों होते हैं, इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बाह्य रक्तस्राव क्यों होता है? बाह्य रक्तस्राव जो होता है वो क्यों होता है? वो होता है शिराओं के चोटग्रस्त होने पर और कोशिकाओं के चोटग्रस्त होने पर, ठीक है, त्वचा के चोटग्रस्त होने पर रक्तस्राव। बाह्य रक्तस्राव जो होता है वो त्वचा के चोटग्रस्त होने पर रक्तस्राव होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वचा के चोटग्रस्त होने पर रक्तस्राव होता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन से, पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पित्त रस में सोडियम ग्लाइकोसेट पाया जाता है, मतलब ग्लाइकोलेट पाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शरीर के किस अंग में यूरिया व यूरिक अम्ल को रक्त से पृथक किया जाता है? तो यकृत के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हमारे शरीर में मुंह से लेकर के मल द्वार तक के भाग को क्या कहते हैं? उसको आहार नाल कहते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन मतलब हमारे शरीर में मुंह से लेकर के मल द्वार तक के भाग को क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं भैया? आहार नाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अग्न्याशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अग्न्याशय में एमाइलैप्सिन पाया जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 22 होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भेदने या फाड़ने वाले दांतों की संख्या मनुष्य के शरीर में कितनी होती है? तो 4 होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जीभ की धीमी गति निम्न में से किन पेशियों के कारण होती है? अंतस्थ पेशियों के कारण होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसका कार्य यूरिया तथा अम्ल का निर्माण करना होता है? तो प्लीहा का काम होता है यूरिया और अम्ल का निर्माण करना, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? मनुष्य के लार में पानी की मात्रा 99.2% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत 2 प्रकार के होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पाचन में सहायक अंगों को बांट सकते हैं किसके अंतर्गत? तो पाचन क्रिया और पाचन संस्थान दोनों के अंतर्गत पाचन के सहायक अंगों को बांट सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सब अंग जो निम्न में से क्रियाओं में भाग लेते हैं पाचन संस्थान कहलाते हैं? पाचन क्रिया, चयापचय, अभिशोषण, तीनों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पाचन संस्थान का प्रमुख अंग निम्न में से कौन सा नहीं है? यकृत पाचन तंत्र का अंग नहीं, बाकी मुंह, अमाशय और छोटी आंत ये सब पाचन तंत्र के अंग होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, प्रश्न है, हरी घास पर नंगे पांव सैर करना किसके लिए उपयोगी होता है? तो ये श्वसन के लिए उपयोगी होता है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कोरोना वायरस मुख्यतः किस तंत्र को प्रभावित करता है? कोरोना वायरस जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन पतली तथा गोल हड्डियां हैं जो नाक के छिद्रों की एक तरफा दीवार की भीतरी सतह के साथ एक खोल सा बनाती हैं और मुंह की छत के ऊपर स्थित होती हैं, बताएं? तो उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इंफीरियर कांचे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो कोविन ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोरोना वायरस के खतरे के अलर्ट करने वाला ऐप कौन सा है, तो कोरोना वायरस के खतरे को अलर्ट करने वाला ऐप जो है वो कोविन ऐप है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोविड-19 के क्या लक्षण है, तेज बुखार, लगातार खांसी और छींक। डी ऑप्शन ये सभी लक्षण होते हैं कोविड-19 के। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम किसने दिया। कोरोना वायरस को कोविड-19 जो नाम दिया गया वो दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महामारी में पैरासीटामॉल का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है, तो कोविड-19 के दौरान पैरासीटामॉल का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नाक नाक के निचले तथा पिछले भाग में स्थित होती है। नाक के निचले और पिछले भाग में जो है बोमर स्थित होती है, बोमर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, हड्डी होती है बोमर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किस सांस रोग में इनहेलर का प्रयोग बहुत मात्रा में किया जाता है। इनहेलर का प्रयोग जो है अस्थमा रोग में बहुत ज़्यादा होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भाप नाक इस मतलब कि भाप नाक स्प्रे और नेबुलाइजर का प्रयोग किया जाता है, किसमें, सांस रोग में किया जाता है। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सिगेला डिनसेटेरिए बताएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, सिगोला डिनसेटेरिए जीवाणु जो होता है किस रोग का कारक होता है, तो ये जीवाणु जो होता है भाई ये पेचिस में के लिए कारण होता है, पेचिस का कारक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डिप्लोकाकस न्यूमोनी, डिप्लोकाकस न्यूमोनी जीवाणु किस रोग का जो है कारक होता है, तो निमोनिया का कारक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस होमोनिस जीवाणु किस रोग का कारक है, यक्षमा या क्षमा रोग का कारण है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैसिलस इन्फ्लुएंजी विषाणु के संक्रमण से कौन सा रोग होता है, तो इससे होता है इन्फ्लुएंजा रोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चेचक का संक्रमण कौन फैलाता है, चेचक का संक्रमण फैलता है रोगी की त्वचा से, रोगी की थूक से, फफोले के पीयू से और सुरंडों से, इन सभी से प्राप्त, रोगी के मलमूत्र से भी चेचक रोग फैलता है। डी ऑप्शन उक्त सभी से। अगला प्रश्न, निम्न में से चेचक का लक्षण कौन सा है, चेचक का लक्षण कौन सा भैया, फटाफट से आप बताएंगे। तो चेचक का लक्षण होता है सिर पीठ का दर्द, कमर का दर्द, पूरे शरीर का दर्द होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चेचक के संक्रमण के आरंभ में कितना बुखार होता है बताएं। चेचक के संक्रमण के आरंभ में जो है 102 से लेकर के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के फफोले छूटने में कितने दिन लगते हैं, तो चेचक के फफोले ठीक होने में या छूटने में उसको 15 दिन के बाद में ठीक होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह रोग जिससे गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और श्वसन मार्ग जो होता है मतलब श्वसन अवरोध हो जाता है जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो वो रोग होता है डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डिप्थीरिया का लक्षण है, डिप्थीरिया का लक्षण इनमें से कौन सा है। देखिए, सर्दी, सिर पीठ और पैरों में जोड़ों का दर्द होगा जोर से, गले में दर्द होगा, 105 102 या 103 डिग्री का तेज बुखार भी हो सकता है। डी ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है, तो डिप्थीरिया फैलता है। डी आप सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मधुमक्खी के डंक मारने पर कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, तो देखिए, प्रभावित स्थान पर तेज दर्द होगा और जलन होगी, लालिमा हो जाएगी उस स्थान पर, प्रभावित हिस्से में सूजन भी हो जाती है मधुमक्खी अगर काटती है तो, डंक मारती है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, किस कृषि फसल का नाश करने वाले कीटों की रोकथाम के लिए उपयोगी कीट है, तो कृषि फसल नाश करने वाले कीटों की रोकथाम के लिए ततैया एक प्रकार से जो रोग हो मतलब कीटू होता है, ततैया मतलब जो बर्र होता है वही। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, कौन सा कीट अन्य कीटों को डंक मार करके उनके जीवित परंतु मूर्छित शरीर से अंडे देती है और अंडों से बच्चे निकलने के बाद में उस कीट को खा जाती है, तो कौन होता है, वो ततैया ही होती है। बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव वैज्ञानिक दृष्टि से ततैया किस गण का कीट है, ततैया जो होता है ये हाइमोनेप्टेरा का है जीव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ततैया कीट की पहचान की जा सकती है, ततैया कीट की पहचान जो है मधुमक्खी की तरह दिखता है, पीले रंग का होता है, घर की दीवार पर छत्ता भी बनाते हैं, वही ततैया होता है, बर्रे जिसको बोलते हैं, बर्र या ततैया। डी ऑप्शन ये सभी करेक्ट आंसर होगा। ततैया के डंक मारने पर उत्पन्न होने वाले लक्षण
प्रभावित स्थान पर तेज दर्द होगा, प्रभावित स्थान पर जलन होगी और सूजन हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, आम के अचार का गूदा मलने से किस कीट के काटने पर घाव पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है? तो ततैया के काटने से। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, काटने वाले स्थान पर टूथपेस्ट लगाने से तुरंत आराम मिलता है, किसके काटने पर भैया? ततैया के काटने पर अगर आप उस पर टूथपेस्ट लगा लेते हैं जहाँ पर ये काट रहा है तो आराम मिल जाता है। अगला प्रश्न, बिच्छू के डंक मारने पर स्टिंग साइट पर लक्षणों में शामिल है। बिच्छू के डंक मारने पर स्टिंग साइड पर लक्षणों में शामिल क्या होता है? जहाँ पर डंक मारता है वहाँ पर डंक के स्थान पर शून्य हो जाएगा, तेज दर्द होगा, डंक के आसपास पर झुंझुनी होगी, ये सभी जो है होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बिच्छू के डंक मारने पर विष के व्यापक प्रभावों से संबंधित लक्षणों में शामिल है, बताएं। तो कौन शामिल है भाई? देखिए, सांस की तकलीफें और पेशी का फड़कना, गर्दन, सिर और आंखों की असमान हलचलें, पसीना आना और जी मिचलाना, ये सभी होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, प्रश्न क्या पूछा गया भैया? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने मिलीलीटर पसीना प्रतिदिन निकलता है? तो 500 से 600 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन है, मूत्र निर्माण की प्रमुख अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो पुनः अवशोषण, छानना और श्रावण करना है तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विकारों का उत्सर्जन करने वाले अंग को, मतलब अंग में से कौन सा अंग नहीं है इनमें से? देखिए, विकारों का उसमें जो है आपका फुफ्फुस जो होता है, मतलब देखिए वृक्क, त्वचा और गंडास्थियां जो होती हैं वो नहीं होती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शरीर का मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग कौन सा है? उत्सर्जी अंग जो होता है वृक्क होता है, किडनी जो होता है। ए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मूत्र मार्ग की क्रियाओं पर पेशियों का नियंत्रण रहता है, ऐच्छिक नियंत्रण रहता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूत्र एक पीले रंग का तरल पदार्थ है, उसमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? उसमें यूरिया और यूरिक एसिड पाया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को भीतर से बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं? वही उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, गर्भावस्था में माता को कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए? तो गर्भावस्था में माता को पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चयापचयी मतलब गर्भावस्था में चयापचयी दर में कितना परिवर्तन आता है? तो 20 से 25% परिवर्तन आता है। अगला क्वेश्चन से, गर्भावस्था में परिवर्तन होते हैं, तो गर्भावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गर्भावस्था में लगभग कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है दिन में? 7 लीटर पानी की। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्राणिज प्रोटीन है इनमें से, प्राणिज प्रोटीन होता है अंडा, बाकी सोयाबीन, फलियां और दालें, ये सब वानस्पतिक जो है प्राणी मतलब कि वानस्पतिक प्रोटीन है। अगला प्रश्न, एक गर्भवती स्त्री को कितनी मतलब अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में? तो 300 कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती है। गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान, गर्भवती के स्थान की देखभाल करना, गर्भस्थ शिशु का विकास करना। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, देखेंगे। मोलस्किन का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। मोलस्किन का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो किसमें किया जाता है? छालों के उपचार और रोकथाम दोनों में किया जाता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चिपकाने वाली पट्टियों के उदाहरण हैं, चिपकाने वाली पट्टियों में जो है स्कॉलिंग पट्टी मतलब स्टिकॉलिंग पट्टी और बैंड पट्टी दोनों शामिल है। सी ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्वास नली की जांच के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल उपकरण है। श्वास नली की जांच के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल उपकरण जो है वो आपका स्टेनोस्कोप, रक्तदाबी माप और इमरजेंसी फ़ोन नंबर, ये सब एक प्रकार से शामिल उपकरणों में ये सब शामिल हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरवेज, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को संक्षेप में दर्शाया गया है। तो एबीसी का फुल फॉर्म होता है, एबीसी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा था, एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एयरवेज, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये फुल फॉर्म होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, एबीसी किट में शामिल उपकरण कौन से हैं? एबीसी किट में जो शामिल उपकरण हैं उनमें आपका फेस शील्ड, पॉकेट मास्क, स्टेथोस्कोप, ये सब शामिल होता है। डी ऑप्शन है सभी। अगला क्वेश्चन से, त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग किया जाता है। त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग जो है बड़े चीरे के लिए, बैंडेज या स्लिंग के रूप में, जलन कम करने के लिए, इन सभी चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। डी ऑप्शन इन सभी के लिए। अगला क्वेश्चन से, किस जगह पर बांधने के लिए झिल्लीदार 10 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपको एड़ी में बांधने के लिए, ठीक है, झिल्लीदार 10 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी का प्रयोग करते हैं एड़ी में बांधने के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रोरल बैंडेज का प्रयोग कहाँ बांधने के लिए किया जाता है? तो रोरल बैंडेज का प्रयोग जो है अंगुली में बांधने के लिए किया जाता है।
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छाती पर बांधी जाने वाली पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? छाती पर बांधी जाने वाली पट्टी की लंबाई 1 मीटर की होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एपीडी का मनोवैज्ञानिक विकारों के संदर्भ में क्या अर्थ है? एपीडी, एपीडी का मतलब होता है असामाजिक व्यक्तित्व विकार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन बीपीडी और एपीबीडी में सामान्य है? एपीडी और बीपीडी में कौन सामान्य है? देखिए, महिलाएं और पुरुष दोनों सामान्य है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से जो है डिस्थीमिया हल्का रूप प्रतीत करता होता है। डिस्थीमिया हल्का रूप प्रतीत होता है नैदानिक अवसाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चिंता विकारों को समझने के लिए इन बातों का ध्यान रखना होगा। किन बातों का? दोनों जैविक और पर्यावरणीय कारकों का, सभी का ध्यान रखना होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एपीडी किस प्रकार का विकार है? तो बाहिरीकरण विकार है ये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उन्माद के इलाज के लिए प्रथम पंक्ति की दवाएं हैं? तो आपका होता है लिथियम और जो है वेलप्रोएट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन। स्वयं के व्यवहार और भावनाओं को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसको अंतर्दृष्टि कहते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जब किसी व्यक्ति की कोई प्रिय वस्तु खो जाती है तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो वो दुखी हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से नार्कोलेप्सी क्या है? नार्कोलेप्सी होता है दिन के समय अत्यधिक नींद आना, इसको नार्कोलेप्सी बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निर्जीव चीज़ों के साथ यौन उत्तेजना को क्या कहते हैं? निर्जीव चीज़ों के साथ यौन उत्तेजना को क्या कहा जाता है? कामोत्तेजक कहते हैं उसको। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से दर्द के डर को क्या कहते हैं? दर्द के डर को कहा जाता है अल्गोफोबिया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नॉरपेनेफ्रिन का अवसाद से संबंध बताइए। तो अवसाद में कमी होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अतिशयोक्तिपूर्ण आत्ममहत्व किस भ्रम की विशेषता है? तो भव्यता का भ्रम का विशेषता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से पहली बार खोजा गया ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कौन सा है? बताएं। तो होता है इमीप्रेमीन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे जटिल और सरल प्रश्नों को जान लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके कई विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया गया है और आपके क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे पास अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर देंगे, ठीक है? आप अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। हमारा नंबर है आपका, मैं बता दूं, अबाउट में वैसे दिया है 9161936062। इस पर आपका व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया है। अब इसी नंबर पर आप लोग क्या कर देंगे, पेपर की बढ़िया फोटो खींच करके, साफ सुथरी फोटो खींचेंगे ताकि जो है उसको बताने में अच्छा लगे। साफ सुथरी फोटो खींच करके अगर हो सके तो पीडीएफ बना करके भेज दीजिएगा, ठीक है? मैं पेपर सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं, गुड नाइट, आई लव यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।